जय हिंद। पिछली वीडियो तक हम भूकंप के बारे में समझ रहे थे और उसकी बेसिक जानकारी हमने समझ ली थी। अब देखिए उस बेसिक में से जो वेव था, ठीक है, वेव यानी तरंग, इसका एक छोटा सा भाग बाकी था। और आजकल यूपीएससी बीपीएससी जो सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अंदर इन सब चीज़ों से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, ना कि जो पहले पूछे जाते थे। तो अगर आप रट के जाएंगे वो वाली चीज़ें और अगर इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे तो आपके मार्क चले जाएंगे। और कल ही के दिन यूपीएससी के रिजल्ट भी आए थे। जो टॉपर्स हैं और जो भी लोग पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से। और जो लोग पास नहीं भी हुए हैं हार मत मानिए, अगली बार आपका ज़रूर से हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो कितने प्रकार की तरंग होती है भूकंप में? पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव, द्वितीय यानी कि सेकेंडरी वेव, और लव वेव क्योंकि इसकी जो संस्थापक थे वो थे एच.डी. लव। देखिए आवृत्ति यानी कि संख्या, पहले देखिए जो पी वेव होती है ना ये इस प्रकार से चलती है, ठीक है, जबकि जो एस वेव होती है वो इस प्रकार से चलती है। पर जो लव वेव होती है वो इस प्रकार से चलती है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? आपको समझ में आया ना? ये इसकी हाइट कम थी, वेवलेंथ कम थी, आवृत्ति पर ज़्यादा थी इसकी आवृत्ति इसके अपेक्षा कम थी, नहीं इसके अपेक्षा ज़्यादा थी और इसके अपेक्षा कम है। सब कुछ इसका औसत है। और एल वेव देखिए भयानक है सब कुछ। चलिए एक एक करके समझाता हूँ। आवृत्ति यानी कि संख्या देखिए, प्राइमरी वेव यानी कि प्राथमिक तरंग, इसकी जो संख्या है ये देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 संख्या है। इसकी कितनी है, 1 2 3, इसकी 3 ही है। इसकी 1 2 3 4, हालांकि वो 3.5 में इसकी वैल्यू है। इसको मैं थोड़ा लंबा बनाया, इसको भी अगर ऐसे बना दूँ तो कितना हो जाएगा, 7 8 चला गया। तो यानी कि आप समझ लीजिए जो संख्या होती है पी वेव की वो मतलब उसका साइज छोटा होता है, संख्या ज़्यादा होती है। जो एस वेव होती है इसकी संख्या पी वेव की अपेक्षा ज़्यादा होती है और एल वेव की अपेक्षा कम होती है। तीनों चीज़ जो मैं आपको समझाने वाला हूँ औसत है एस वेव के अंदर, पर एल वेव के अंदर सब कुछ भयानक होता है। संख्या किसकी ज़्यादा रहेगी? पी वेव की। किसकी? पी वेव की रहेगी। सबसे कम जो क्षति कौन पहुंचाता है? पी वेव ही पहुंचाती है, क्योंकि ये लीनियर में चलती है, एकदम सीधा चलती है। पर जो एस वेव होती है ये औसत क्षति पहुंचाती है, जबकि जो एल वेव होती है इसकी स्पीड कितनी होती है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। प्रति सेकंड, माफ़ कीजिएगा, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होती है पी वेव की। और सबका प्रति सेकंड की बात है, गलती से प्रति घंटा निकल गया। अब देखिए पी वेव का तरंग दैर्घ्य देखिए, तरंग दैर्घ्य मतलब होता है वेव लेंथ। एक वेव से दूसरे वेव के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। इसका वेवलेंथ काफ़ी कम है, जबकि एस वेव का वेवलेंथ औसत है, एल वेव का वेवलेंथ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इन दोनों के अपेक्षा। इसका देखिए कम है, इसका तो कुछ है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ किसका सबसे कम है? पी वेव का, जबकि किसका सबसे ज़्यादा है? एल वेव का, ठीक है। अब देखिए आयाम यानी कि ऊंचाई, किसके आयाम या ऊंचाई की बात हो रही है? तो जो वेव है जो इस प्रकार से ऊपर नीचे जो जा रहा है उसकी ऊंचाई जो है पी वेव के अंदर बहुत कम होती है, ठीक है। इसका साइन है कम, ये है ज़्यादा, वो सब तो आपको समझ में आता होगा। जबकि एस वेव का भी औसत रहता है। जो एल वेव होती है इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए कितना लंबा लंबा जा रहा है, और यहीं लंबा लंबा जाने की वजह से, वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्षति ज़्यादा पहुंचाता है। तो जो बेसिक जानकारी थी लेंथ वगैरह की वो आप समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं कारण क्या होते हैं भूकंप आने के। भूकंप आने का बेसिकली एक ही कारण होता है, वो है पेटियों का टकराना, ठीक है। पीटी क्या होती है? पीटी का अर्थ होता है प्लेट, नहीं माफ़ कीजिए, पीटी का तो बेल्ट होता है।
यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई, पेटियों का टकराना नहीं, प्लेटों का टकराना। तो जब प्लेट जो होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या आता है, भूकंप आता है। अब कौन से प्लेट होते हैं, वो जो 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 घर में खाना खाते हैं वो प्लेट टकरा जाएगा तो भूकंप आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। देखिए, हमारा मान लीजिए अभी हम भारत में रहते हैं, ठीक है, एशिया, भारत किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। अब इस एशिया महाद्वीप के अंदर भी दो प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट आ जाती है और एक इंडियन प्लेट आती है। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देश होते हैं वो इंडियन प्लेट के अंदर आते हैं। उसके साथ ही साथ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और जो हमारा इंडियन ओशन है वो भी हमारे इंडियन प्लेट के अंतर्गत आता है। तो अब ये प्लेट जब एक दूसरे से टकराएंगी, मान लीजिए यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट अचानक से तेज़ी से एक दूसरे से टकराए तो भूकंप आ जाएगा। कहाँ भूकंप आ जाएगा? माउंट एवरेस्ट के पास आएगा, हिंदुकुश पर्वत के पास आएगा, और कहाँ आएगा? हिमालय के निकट आएगा, क्योंकि हिमालय के बाद का जो एरिया है वो यूरेशियन प्लेट में आता है और हिमालय के जो पीछे का एरिया, जो भारत का एरिया, वो इंडियन प्लेट में आता है। चलिए, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको ये सब पूरी जानकारी समझाऊंगा। और भी कुछ बेल्ट है जो आपको समझाना है। देखिए, प्लेटों का टकराना भूकंप के कारण होते हैं। अब भूकंप के भी दो कारण होते हैं, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं, दो पार्ट होते हैं भूकंप के। पहला पार्ट होता है अवसरण, दूसरा पार्ट होता है अधिकरण, नहीं अभिसरण। एक अवसरण होता है और एक अभिसरण होता है। तो देखिए, अवसरण के अंदर दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, जबकि अभिसरण के अंदर दो प्लेट एक दूसरे के निकट आती है। अवसरण में प्लेट दूर जाएगी, अभिसरण में निकट आएगी। अवसरण और अभिसरण दोनों सिमिलर टाइप वर्ड हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, अवसरण में क्या होता है, दूर जाती है, और अभिसरण में क्या होता है, नज़दीक आती है। जब दूर जाती है तो जो अर्थ का क्रस्ट है उसके अंदर जो मैग्मा, वोल्केनो होता है, वो फट के बाहर आ जाता है। हालांकि ये थोड़ा सा कम खतरनाक होता है। ठीक है, कम खतरनाक कौन सा होता है? अवसरण वाला थोड़ा कम खतरनाक होता है, जबकि अभिसरण वाला ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि देखिए, अवसरण वाला यदि आ गया ना तो नुकसान तो वो भी कराएगा ही, पर अवसरण वाला ना जल्दी जो लैंड का एरिया है वहाँ नहीं आता है। जो खाली एरिया है या फिर जो समुद्र का एरिया है वहाँ पे अक्सर अवसरण ज़्यादा देखा जाता है, जबकि अभिसरण जो जहाँ पे लोग रहते हैं वैसा एरिया, वहाँ पे अभिसरण वाला भूकंप ज़्यादा आता है। इसके अंदर दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती है तो जो पूरी पृथ्वी है हिलने लगती है, और इस पूरी पृथ्वी नहीं हिलती, जो एरिया भूकंप की चपेट में आया है वो एरिया हिलने लगता है पृथ्वी का, और हिलने की वजह से इमारतें गिर जाती है, घर वर सब कुछ गिर जाते हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है। ठीक है, अब ये अवसरण और अभिसरण जो ये दोनों बातें हैं, एक वैज्ञानिक थे रिड नाम के, अगर कभी समय मिलेगा तो पढ़िएगा। ये सब अच्छा अपनी बुक के अंदर लिखते थे, मज़ा आता था इसको पढ़ने में। मैं भी इनकी एक आध पुस्तक पढ़ चुका हूँ, अच्छा मज़ा आता है पढ़ने में, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। अब देखिए आगे, देखिए भूकंप की पेटी। पेटी का अर्थ क्या है? बेल्ट है। क्या अर्थ होता है? बेल्ट होता है। ठीक है, देखिए यूं कि जो हमारी भारत नहीं, जो पूरा विश्व है उसमें 30-35 पेटियाँ हैं, और उसमें से 7 पेटियाँ जो 7 महाद्वीप है उसकी है, और अन्य जो छोटी जगह है उसकी भी कुछ कुछ जगह प्लेट बन चुकी है। इसमें से पहला प्लेट अभी हम समझते हैं, चलिए दूसरा तीसरा भी अगर समय मिलेगा तो समझ ही लेंगे। तो देखिए, पहली प्लेट आती है प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये वहाँ सबसे बड़ी प्लेट है, और जो भूकंप होता है 63%
इसी एरिया में आता है। समझ रहे हैं? 63%, क्योंकि यह प्रशांत महासागरीय पेटी है। और प्रशांत महासागर आप जानते हैं पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा दुनिया का ओशन है प्रशांत महासागर। तो इसके अंदर तो जायज़ बात है कि भूकंप ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है। प्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर जो भूकंप आता है वो अभिसरण के कारण आता है, ना कि अवसरण के कारण। यानी कि अभिसरण हो रहा है तो जो पृथ्वी है वो हिलेगी, ना कि जो नीचे का मैग्मा है वो आएगा। पर जो प्रशांत महासागर है उसके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर पृथ्वी हिल गई तो नीचे का मैग्मा भी हिलेगा ना। और जो प्रशांत महासागर का एरिया है यहाँ पे मैग्मा भी बाहर आ जाता है। समझ रहे हैं कितना खतरनाक है ये? पहले हिलेगा वो, फिर ज़मीन टूटने लगेगी, फिर नीचे से मैग्मा आएगा, बोलेगा आई एम मैग्मा। सोच रहे हैं ना, खतरनाक है ये एरिया। तो यहाँ पे भूकंप प्लस ज्वालामुखी दोनों से दिक्कत होती है। ठीक है, अब देखिए इसके भी 2 भाग हैं। इन 2 भागों को हम मैप की सहायता से समझेंगे, पर पहले देख लीजिए, नाम समझ लीजिए। अब प्रशांत महासागरीय पेटी है तो प्रशांत महासागर तो एक प्लेट है वो तो प्रशांत महासागर की रहेगी, पर जो दूसरी प्लेट है वो कोई दूसरी अन्य महाद्वीप की प्लेट हो सकती है। तो 2 प्लेट आती है महासागरीय पेटी के अंदर। देखिए जरूर नहीं है कि किसी बेल्ट के अंदर सिर्फ किसी एक ही प्लेट की बात हो। अब जैसे प्रशांत महासागरीय पेटी है, इसके अंदर 2 प्लेट से टकराव होता है प्रशांत महासागर की पेटी का। एक तरफ होता है एशियन प्लेट से, एक तरफ होता है अमेरिकन प्लेट से। ठीक है, इसको मैप से मैं आपको समझाता हूँ। उम्मीद है आपको मैप बढ़िया से दिख रहा होगा। तो देखिए ये हिस्सा है अमेरिका का, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। बढ़िया से दिख रहा है ना आपको? अब देखिए यहाँ पे एक पेटी है, ये पैसिफिक ओशन वाली पेटी है। कौन सी? प्रशांत महासागरीय पेटी। ये किससे लड़ रही है अभी? अमेरिकन प्लेट से लड़ रही है। देखिए यहाँ पे भी अमेरिका है, यहाँ पे भी अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इससे जो है प्रशांत महासागरीय पेटी लड़ रही है, और इसके लड़ने के कारण यहाँ पे जो है भूकंप आ जाता है। क्या आ जाता है? भूकंप आ जाता है। अब दूसरी पेटी देखिए जो दुनिया है गोल है। ठीक है, दुनिया गोल है, तो प्रशांत महासागर जो यहाँ था वो यहाँ पे भी है। तो प्रशांत महासागर ऐसा नहीं है कि प्रशांत महासागर के 2 हिस्से हैं। प्रशांत महासागर एक ही है, पर क्योंकि दुनिया गोल है हमको मैप में वो 2 जगह दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रशांत महासागर है वो एशियन प्लेट से भी लड़ेगा, तो यहाँ के एरिया में भी जो है भूकंप आ जाता है। उम्मीद है आप प्रशांत महासागर की जो पेटी है उसको बढ़िया से समझे होंगे। ये है वेस्ट की पेटी, ये है ईस्ट की पेटी। अब इसको आपको ईस्ट वेस्ट में नहीं समझना है, मैं आपको समझाने के लिए बढ़िया से समझ में आए इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि प्रशांत महासागर एक है। अगर आप एग्जाम में लिख देंगे कि जो वेस्ट की पेटी है वो अमेरिकन प्लेट से टकराती है, जो और ईस्ट की जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो एशियन प्लेट से टकराती है, तो जो एग्जामिनर रहेगा वो आपको 0 मार्क देगा बच्चों। ठीक है, अब कुछ आगे देखते हैं क्या है। देखिए रिंग ऑफ सर्कल, जो प्रशांत महासागरीय पेटी है इसको रिंग ऑफ सर्कल कहा जाता है। क्यों रिंग ऑफ सर्कल कहा जाता है? क्योंकि देखिए अगर ये वाले हिस्से को और ये वाले हिस्से को आप नज़दीक लेके आ जाए तो जो प्रशांत महासागर है वो एक रिंग में फॉर्म हो जाएगा, और इस रिंग के अंदर निरंतर जो है ज्वालामुखी फटते रहते हैं, भूकंप आता रहता है। इसीलिए इस एरिया को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।